बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं और तैयार हैं सेकंड डे ऑफ द वीक को अच्छे तरीके से हमारे साथ गुजारने के लिए, जिसमें एंटरटेनमेंट भी होगी, एट द सेम टाइम इन्फॉर्मेशन भी होगी। यस, और ये आयशा यूसुफ हैं और मैं मुज़म्मिल अली खान हूँ। और आज के दिन की अच्छी बात से हम आगाज़ करेंगे। और अच्छी बात ये है कि जब आपको कोई टीचर मिले, कोई उस्ताद मिले जो आपको बहुत नरमी से, बड़े प्यार से और दरिया को कूज़े में बंद करते हुए वो लेसन सिखाए कि जो आप सारी ज़िंदगी अपने साथ लेके चल सकते हैं और हर गुजरती सीढ़ी के साथ और हर चढ़ती सीढ़ी के साथ आप ज़िंदगी में उन लेसन्स को अप्लाई और इस्तेमाल करेंगे, तो उन्हें उनके जाने के बाद भी याद रखना चाहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए। पाकिस्तान निभाता चला जा रहा है अपना अहम किरदार, और इस अहम किरदार की जो अगला जो स्टेप है इस अहम किरदार का वो ये है कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने रिसेंटली ईरान का किया है विज़िट। और इस इंतहाई अहम दौरे के अंदर उन्होंने ईरानी आला सतह के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तमाम से उन्होंने मुलाकात की। और फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की है, जिसके दौरान खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। और मेरे ख्याल से तफसीली बातचीत होना ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरह से ट्रंप कभी आते हैं जंग के मूड में और कभी चले जाते हैं डिपेंडिंग ऑन, जब दिल करता आता है, जब दिल करता है चले जाते हैं। ये इसलिए भी अहम है ये मुलाकात के, ये मक्का मुआहिदे के बाद हो रही है। मक्का मुआहिदा जिसके ऊपर बहुत से खदशात का इजहार भी किया जा रहा था कि शायद ये ईरान के लिए। उसके बाद अभी खबर आई है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए हैं ईरान और वहाँ पर जाकर उनकी मुलाकातें हुई हैं। उनके साथ मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे। उससे बढ़कर यह कि इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये मुलाकात का एक वजह ये भी हो सकती है कि लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक फ़ोन कॉल आई और फ़ोन कॉल के अंदर बात की गई पाकिस्तान से कि ईरान को एक मरतबा फिर से टेबल पर लेकर आया जाए ताकि उनसे बातचीत के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। इससे क्या साबित होता है? इससे ये नज़र आता है कि ईरान जो है वो नहीं चाहता कि बातचीत की जाए जब तक उनकी तमाम शराइत को नहीं माना जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना पैनिक में नजर आ रहे हैं कि भाई बातचीत करें और ख़त्म करें इस मामले। बिल्कुल, लेकिन ईरान की तरफ से जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है वो ये है कि अमेरिका के जो कि ये सारा ब्रवाडो है इसके ऊपर कोई भी फ़िलहाल ट्रस्ट नहीं करता और अमेरिका के वादों पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक ये पुश एंड पुल जो हो रही है दोनों तरफ से। बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैंने देखी थी वेस्टर्न मीडिया के ऊपर ही कि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम बहुत जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है ना उसको कहने लगे हैं कि ये अमेरिकी इलाका है। तो ईरान से खबर आई, ठीक है हम कैलिफोर्निया को कहते हैं कि वो ईरान की एक टेरिटरी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर है हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे ज़रा करते हैं बात। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपका नाम जो है ना वो टंग ट्विस्टर है, मैं हमेशा लड़खड़ा जाती हूँ ये नाम प्रोनाउंस करते हुए, बट थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ? फील्ड मार्शल का जाना तेहरान, वहाँ पर बात करना, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या खबरें हैं आपके पास? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। जब भी आता हूँ आपके प्रोग्राम में, ये आप दोनों की आपस की बातचीत जो है मुझे काफ़ी एजुकेट करती है कि इतना टेंस सब्जेक्ट जो है वो आप बड़े लाइट मूड में जो है वो अपने ऑडियंस को समझा देते हैं और उनसे उनकी जो है एक ओपिनियन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए इस वक्त फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ जो बुनियादी तौर पर ईरान के दौरे पर हैं, और उसकी वजह ये है कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात थे वो तातुल का शिकार हैं। अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं उनको दोबारा मुतहरिक करने के लिए और कशीदगी को कम करने के लिए पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है उसमें ये दोनों जो साहिबान हैं, ये ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से, पार्लियामेंट के जो स्पीकर है बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा इराक़ची जो हैं उनसे इन्होंने मुज़ाकरात किए ताकि मज़ीद कशीदगी को रोका जाए, आपनाए हुर्मस को दोबारा खोला जाए, जंग के फौरी ख़ात्मे और एक निगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ जो है वो बात की जाए। तो ईरानी क़यादत असल में पाकिस्तान का जो ये तामीरी और मुखलिसाना जो अमन की कोशिशें कर रही है उसको वो बड़ी कदर की निगाह से देख रहे हैं और फिर वो भी अपना पूरा का पूरा प्लान सामने रख देते हैं कि देखें हम ये चाहते हैं। तो उसमें जो है वो ये कि वाशिंगटन को इस्लामाबाद में जो MOU हुआ था जून में, उसके तहत डी एस्केलेशन
के इकदामात की तरफ उनको ले जाना है, ताकि पाकिस्तान जो है वो ईरान को उस मुज़ाकराती अमल के में दोबारा ला सके, और वो तभी हो सकता है जबकि वो प्रोसेस दोबारा से शुरू हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो ब्रेक थ्रू जो हो सकता है वो 3 पॉइंट्स पर हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपना हुर्मुज़ के मामले पर आर्जी तौर पर जो है एक समझौता और महफूज बहरी आमदोरफ्त शुरू हो सके। उसकी वजह यह है कि वो जब तक नहीं होता, बैनुल अक़वामी महंगाई जो है वो अपना सर उठाती रहेगी, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया इस वक्त जो है वो बैनुल अक़वामी महंगाई का जो शिकार है। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बैक वक्त जो मरहलावार जो एक डी एस्केलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए। और तीसरा बड़ा अहम, जो कि मैंने शुरू में कह दिया, कि इस्लामाबाद का जो MOU है उसे नए सिरे से बहाल करके न्यूक्लियर सैंक्शंस, रीजनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको टेक्निकल लेवल पर जो उस मुज़ाकरात को शुरू किया जाए। पाकिस्तान के लिए जो असल कामयाबी होगी ना, वो ये है कि ईरान को ये यकीन दहानी करा दी जाए कि मुज़ाकरात किसी सूरत में भी उसकी खुद मुख्तारी के खिलाफ नहीं है। जबकि अमेरिका, हुसैन साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टेट हुर्मुज़ को ही अब हम समझे कि वही रह गया है, क्योंकि ट्रंप भी उसके बारे में बात करते हैं, ईरान की तरफ से भी बारहा यही बात की जाती है, या फिर रिएक्ट किया जाता है ट्रंप की किसी भी बात। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इज़ द ट्रंप कार्ड जिसके ऊपर इख्तियार रखना चाहता है ईरान भी और अमेरिका भी। बड़ी हैरत की बात है, ऐसा होता नहीं है। मुझे पता है आपका काफी अबूर है इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट पर। ऐसा होता नहीं है। जो जिस वजह से जंग शुरू होती है उसी पर ही बात महदूद हो जाती है, और वो शुरू हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम से, मिसाइल प्रोग्राम से, ईरान का इलाकाई जो किरदार है उस पे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये तीनों अब बिल्कुल बैक बेंचेस पर चले गए। अब ऐसी चीज आ गई है जो कि जंग के दौरान पैदा हुई है, और वो ये है कि ईरान ने एकदम से ये कह दिया, जी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर मेरी खुद मुख्तारी है, आप मेरा कंट्रोल इस पर मानेंगे। तो वाकई ऐसा है कि अब ये मामला जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर जो है वो रुक गए हैं। बुनियादी तौर पर जो इस पूरे बहरान का जो पायदार हल जो है वो किसी सूरत में, जो अमेरिका की सोच है ना कि फौजी दबाव इख्तियार किया जाए, यकतरफा तौर पर पाबंदियां लगाई जाएं और इनको किस तरीके से माशी तौर पर जो है स्ट्रैंगुलेट किया जाए, गला दबाया जाए, ये हल नहीं है। इनको हमें हर सूरत में डी-एस्केलेशन की तरफ ले जाना होगा। अगर डी-एस्केलेशन की और इस हल की बात जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो इन प्रॉब्लम्स का जिनका हल ढूंढ रही है इस वक्त दुनिया, ईरान की तरफ से पॉइंट आउट किया जा रहा है कि अमेरिका के लिए उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं उसकी वो प्रॉब्लम बनी हुई है। सस्टेन नहीं कर सकता अमेरिका ज़्यादा देर तक सैंक्शंस या इस तरह का वॉर का जो प्ले फाइनेंशियल फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे ग्लोबल दिखाया जा रहा है। वेयरएज ईरान के पास जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स, वो नहीं डरते, ना अमेरिका से डरते हैं और ना ही ईरान के साथ ट्रेड करने से डरते हैं किसी भी बात पे। थोड़ा सा ज़रा इस पे लाइट डालिएगा कि क्यों ईरान इतना बोल्ड स्टेप लेके आगे आ रहा है। सिर्फ वर्ड्स हैं ये? बिकॉज वी आर ऑल सर्टनली अवेयर ऑफ द सिचुएशन। देखिए, दोनों पार्टियां जो हैं, जब भी इस तरह के मामलात जो बहरान जिसे कहते हैं ना, क्राइसिस, उसमें दोनों पार्टियों को ये ख्याल होता है कि ऑप्टिमम लेवल तक जो है वो प्रेस कर सकता है दूसरी पार्टी को। तो अमेरिका ये समझ रहा है कि जिस तरीके से वो फौजी दबाव डाल रहा है, पाबंदियां लगा रहा है, वो ये समझते हैं कि बस चंद दिनों में जो है इनकी चीखें निकल जाएंगी। ईरान ये कह रहा है कि देखते हैं कि किस हद तक ये जाते हैं, हम देखेंगे हम यहाँ पर किस हद तक जो है अपना हुर्मुज़ को बंद रखते हैं, देखते हैं दुनिया की चीखें कब निकलेंगी। अब ये देखना है कि दोनों का जो स्टैंड पॉइंट है उनमें से कौन ज्यादा बेहतर साबित हो रहा है। हो क्या रहा है बुनियादी तौर, ये दोनों इंतजार कर रहे हैं। हो क्या रहा है असल में? हो ये रहा है कि सारी दुनिया जो है वो इस वक्त तकलीफ में, और इन दोनों के समेत आप ये ज़हन में रखिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि ईरान को इस वक्त इक्तिसादी तौर पर इंतहाई नुकसान का सामना है। सो इज द केस विद अमेरिका। अमेरिका की भी बहुत बुरी हालत है इस वक्त, लेकिन वो दोनों इस वक्त बजाय इसके कि वो बीच का रास्ता इख्तियार करें, वो दोनों एक्सट्रीम हदों तक जा रहे हैं। और इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से जो है पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है कि पाकिस्तान कोई ऐसा किरदार अदा करे। और अगर आप चाहें तो मैं उस पर एक कमेंट करना चाहूंगा। जी जी जी, प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। और मैं भी एक कमेंट करना चाहूँगी कि सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बुरे हाल हो चुके हैं, इसको भी मेंशन कर लीजिए। देखिए, मैं उस पाकिस्तान पर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को इस बहरान में सिर्फ सालिस नहीं बनना, बल्कि एक रीजनल पीस ब्रोकर, रीजनल पीस फैसिलिटेटर, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का किरदार अदा करना है। और उसकी वजह सबसे बड़ी पाकिस्तान की ताकत क्या है? अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बराह रास्त राब्ते में है, दोनों की गुड बुक्स में है, दोनों से उसका बड़ा बेहतरीन ताल्लुक है। और ये बहुत कम होता है कि फैसिलिटेटर, ब्रोकर या जो पीस बिल्डर है, कॉन्फ्रेंस बिल्डर है, उसको ये तमाम सहूलतें हासिल हों। तो हालिया दिनों में जो अभी आप देख रहे हैं ना कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो वो तेहरान गए, वहां पर जो बातचीत हो रही है उसमें क्या है? बुनियादी तौर पर यह जरूरत पेश आ रही है कि शटल डिप्लोमेसी हो,
किसी भी तरीके से एतमाद की बहाली पर काम शुरू किया जाए और अपनाए हुर्मस को टेम्परेरी नेविगेशन डी एस्केलेशन जो अरेंजमेंट है उसकी तरफ ले आया जाए। और आखिरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद का जो MOU है उसके तहत टेक्निकल लेवल के नेगोशिएशन जो हैं वो दोनों के दरमियान बहाल किए जाएं, क्योंकि जब तक ये बैलेंस सेटलमेंट सामने नहीं आती ना, किसी सूरत में दोनों जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन से दरमियानी पोजीशंस में नहीं आएंगे। तो मेरा ये ख्याल है, आखिरी जुमला बोल रहा हूं, पाकिस्तान इस मरहले पर जो अपना हुर्मस को खुलवाने, जो जंगबंदी को बहाल करने और टेक्निकल टॉक्स को दोबारा शुरू कराने में अगर कामयाब हो जाता है तो उसकी जो सफारती हैसियत है वो सिर्फ मेडिएटर के तौर पर नहीं रहेगी, बल्कि वो एक अहम रीजनल पीस फैसिलिटेटर नो के तौर डाउट पर बड़ा अबाउट मजबूत तरीके से। हुसैन साहब, खारजी मामलात में पाकिस्तान ने जैसा परफॉर्म किया ना, फिनोमिनल, इसका तो हम सब इसकी जिक्र है। अंदरूनी मामलात इज डिबेटेबल, बट थैंक यू सो मच हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और सारे मामले के ऊपर डेलिब्रेट करने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात की जाती रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने डेफिनेटली, जब हम इंटरनेशनल मामलात में देखते हैं या फिर फॉरेन रिलेशंस के अंदर देखते हैं, तो ना हमारे ताल्लुकात इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका के साथ ख़राब हुए हैं और ना ही ईरान के साथ ख़राब हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त जो रोल प्ले किया है, एक पीस ब्रोकर का अभी तक प्ले करता आ रहा है। आई होप आगे भी पाकिस्तान का ये सारा किरदार जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो और हम सबकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ सके। हम लोग बड़े ज़बरदस्त बिजनेस नेगोशिएटर्स हैं, हमें यही बिजनेस नेगोशिएशन स्किल्स अपने इंटरनल मामलात के अंदर भी लेके आने चाहिए, लोगों की ज़िंदगियाँ थोड़ी सी आसान बने। इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, जब वापस आते हैं तो फिर होती है मुलाकात। साथ रहिएगा। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डेटा जब सामने आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर हम बात करें और आप तक वो डेटा पहुंचाए। तो ये खबर भी उस डेटा से रिलेटेड ही है, क्योंकि इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर सिगरेट नोशी मर्द कर रहे हैं या ख़वातीन कर रही हैं, दोनों की बॉडीज़ को एक जैसा ही फ़र्क पड़ रहा है और नुकसान पड़ रहा है। लेकिन ख़वातीन के अंदर जो ये शरह है वो गुज़श्ता कई सालों के दौरान या 10 सालों की अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और डेटा ये बताता है कि 57% का इजाफा हुआ है। गैलप पाकिस्तान का ये सर्वे है, जिसके मुताबिक 2014 की बात करें तो उस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ थी और पाकिस्तान में सिगरेट नोश ख़वातीन की शरह काफ़ी कम बताई गई थी, जो कि 2.1% बताई जाती है, जबकि 2024 में ये बढ़कर 3.3% हो गई। इसके बरक्स अगर मर्दों की बात करें तो उनके अंदर ये शरह जो है वो कम हुई है। सोशली भी आपको नजर आया होगा, बिकॉज आई डोंट सी अ लॉट ऑफ मेन स्मोकिंग दीज डेज, इतना ज़्यादा स्मोक नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा लोग। तो ये शरह जो कि है ये 19% से 29% से कम होकर 15 कुछ फीसद पे आ गई है तकरीबन, राइट? 30% से कम हुई है एग्जैक्टली। और ये 15.8% टू बी स्पेसिफिक 15.8% है, जो कि 29% से कम होकर नीचे आ चुकी है। क्या मसला है, क्यों ये चीज़ दूसरी तरफ ट्रांसलेट हो रही है, टोबैको की तरफ ये लाइकनेस क्यों बढ़ रही है, और किस तरह से हम इसको कर्ब कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि मर्दों की तादाद या शरह अभी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो हाँ, पॉपुलैरिटी इन द जेंडर की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा बढ़ी है। इसकी रीज़न क्या है, इसके लिए किया जा रहा है, इसका साइकोलॉजिकल पहलू क्या है, सारे सवालात जहन में उठते हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मतियूर रहमान साहब, और डॉक्टर मतियूर रहमान के बारे में बता देते हैं कि डीन है अलाइड हेल्थ साइंसेज के, IHRA इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मेंबर भी हैं और लंग डिजीज़ एक्सपर्ट हैं। तो डेफिनेटली ही इज़ अ पर्टिनेंट पर्सनालिटी टू टॉक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। इन फैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ HSA विल थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये जो कुछ नंबर्स हमारे सामने आए हैं, सर्वे बता रहा है कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती जा रही है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकल पहलू के ऊपर बात करें, उसके बाद इसके नुकसानात के ऊपर तो डेफिनेटली हमने करना ही है, और फिर इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। वाई डू यू थिंक कि ख़वातीन इस तरफ ज़्यादा आ रही हैं? मतलब इज़ इट अ सिंबल ऑफ फ्रीडम और व्हाट, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम और व्हाट? आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल, क्या ये नफसियाती तौर पे ऐसा हो रहा है? यस, the international literature is something different. जो हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम दुनिया के उस खित्ते में हैं जहाँ अभी भी ख़वातीन में सिगरेट नोशी की जो शरह है बहुत कम है। The highest smoking is in European countries or developed countries. Serbia is the highest. Bulgaria is the second in that is 32% almost. And unluckily, two Islamic countries, Lebanon and Turkey, there also the percentage of women smoking is very high. Recently I had visited Turkey and I was amazed to see that
women coming to stores and purchasing in bulk. One of them I asked, why you are purchasing so many packs of cigarettes? She said, we have 2 colleagues in our house, so half is for me and half is for other for 1 week. But it's still too much. Yeah. In every nook and corner, there is a advertisement of shisha. So we must appreciate and thank God for one thing, that we are living in a area, Asia, not only in Pakistan, even in India, even in Indonesia, even in China, the percentage of women smoking are lower than राइट नाउ yeah. लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बढ़ती जा रही है आई अंडरस्टैंड अब हम उसकी तरफ जी। आएंगे। अच्छा, हुआ ये है कि ग्लोबलाइजेशन हुई है। जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह एक ज़माने में मर्दों को मर्दाना वजाहत के लिए सिगरेट पी का एडवर्टीजमेंट आता था। जो बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, मर्दाना वजाहत, That is what I'm saying. That is what I'm coming to. ये एक सिगरेट के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकते हैं आपकी वजाहत? नहीं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। Sure. ये इसके जस्ट अपोजिट है। ओके। ये मर्दाना वजाहत को ख़त्म करता है। ओह। It is a very important cause of importance in men. So it मर्दों was को just- भी ऐसा ही लगता है? मर्दों को खुद ऐसा लगता है या नहीं? मेरे ख्याल में समझदार मर्दों को लगता है। समझदार मर्द अगर खुद को जिनकी तादाद बहुत कम हो सकती है। वेल आई हैव माय कमेंट रिजर्व। ऐसा नहीं है जो अभी आपने कहा ना कि मर्दों में शरह कम हो रही है। अच्छा, इसमें भी मुझे इख्तलाफ। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, ये सर्वे स्मोकिंग के बारे में। जी। स्मोकिंग इज पैक ऑफ सिगरेट, यस। बट देयर इज अ बिग इशू नाउ। स्मोकिंग 2 टाइप की होती है, एक स्मोक जिसमें से धुआं निकलता है, जी। और दूसरा जो स्मोकलेस है। यस। हमारे मुआशरे में स्मोकलेस ज़्यादा है। मिसाल को नस्वार, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर। मिसाल के तौर पर वो जो आजकल नवे दौर दा नवा तमाशा जो आपके वेप आ गया है, जो कि ई सिगरेट आ गए हैं, जो कि आपके पाउचेस आ गए हैं, जो कि सड़क पे 150 रुपए में पाउच मिलता है। तरक्की कर लिया ना। मैं यही कर, और आपको पता है जो आज से इवन एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट मैं शायद ये इनिशियली सोचता था कि ये बहुत अच्छा नेमुल बदल आया है। अच्छा, ख़वातीन में ज़्यादा डैमेज करती है स्मोकिंग या मर्दों में? बिकॉज जेंडर डिफरेंट है और हम ओके, constructed दैट्स differently. एक्सेलेंट क्वेश्चन। देखिए, जो जनरल नुकसान है वो तो दोनों में बराबर है। जैसे कार्सिनोमा ऑफ लंग, कार्सिनोमा ऑफ all parts of, no part of the body is free from the danger of getting carcinoma because of smoking. जो सबसे कॉमन मसला होता है वो होता है आपके फेफड़ों का फैल जाना, हम जिसको COPD कहते हैं, हवा की नालियों का सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से उसका हाँफना, उसको चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है। चढ़ती होगी, धड़कन होती होगी। ये कॉमनेस्ट है। लेकिन उससे आगे आप जाएंगे तो देखिए, कैंसर की बुनियादी वजह क्रॉनिक इरिटेशन होती है, चाहे वो स्किन में हो। अगर स्किन को आप क्रॉनिक ऐसे केमिकल्स लगाते रहें जो इरिटेट करें, कैन लीड टू कैंसर। सनलाइट इज अ वेरी गुड थिंग, बट इफ यू एक्सपोज योर बॉडी ओवर एक्सपोज तो कैंसर। इसीलिए फेयर स्किन लोगों में स्किन का कार्सिनोमा ज़्यादा होता है। yes. ये एक हकीकत है कि मर्दों में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। एक जनरल तो प्रॉब्लम दोनों में कॉमन है, कैंसर ऑफ लंग, कैंसर ऑफ पेनक्रियास, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, एनी कैंसर यू नेम। नाउ men have problem of importance, men have problem of oligospermia, स्पर्म की तादाद कम हो जाती है, उसके नतीजे में इनफर्टिलिटी होती है। लेकिन ख़वातीन में men do not have breast, they have but it's not that well developed, so CA breast का इससे बड़ा ताल्लुक है गहरा। एक ओके। उसके अलावा सबसे जो ख़तरनाक चीज़ इस मुल्क में, देखिए, एक हकीकत को समझने की ज़रूरत है माजरत के साथ। अगर ख़वातीन इनफर्टाइल हों तो ना उसका शौहर उसको एक्सेप्ट करेगा, ना उसकी सास एक्सेप्ट करेगी। इवन उसके अपने लिए भी ये चीज़ अपने लिए भी एक बहुत बड़ा जो आपने भी बात की साइकोलॉजिकल। डेफिनेटली स्मोकर विमेन आर वेरी वेल नोन, वेरी रिसर्च्ड, दे आर मोर इनफर्टाइल देन दोज हु डोंट। राइट, यानी कि फर्टिलिटी के ऊपर कम हो बहुत जाती है। ज़्यादा फर्ज कर लें। अच्छा, आपने जितनी अभी तक बात की है उसमें से जो टेक अवे पॉइंट मुझे मिल रहा है वो एक ही है कि स्मोकिंग यानी कि सिगरेट जो है वो मर्दों में भी इम्पोटेंसी कॉज करती है, बिल्कुल, ख़वातीन में भी इम्पोटेंसी चूंकि ख़वातीन को डेफिनेशन डिफरेंट है, Definition different लॉस ऑफ है, लिबिडो नहीं infertility होता, cause लॉस ऑफ करती है। लिबिडो नहीं, उनमें जो होता है, जो उनके, देखिए, फीमेल्स की सबसे बड़ा प्राइड, सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दे आर फर्टाइल, हाँ जी, and they give offsprings.
तो फर्टिलिटी को कम कर देती है, नंबर 1। नंबर 2, और फर्टाइल अगर हो भी गई, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक बात बताओ आपको, एक लफ्ज़ है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। जी। पालने में बच्चे को आप माँ रात को सोने के डाल देती है, सुबह उठती तो बच्चा मरा पाया जाता है। वो उन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है जिनकी माएँ उनके सामने से उनके करीब सिगरेट नोशी करती है, वाइल ब्रेस्ट फीडिंग और सिटिंग और लविंग और केयरिंग। ये तो पैसिव स्मोकिंग में आ जाता है। जी जी। तो और उन वालिदों के बच्चे भी, अब ख़वातीन से भी इसको निकालें, उन वालिदैन के बच्चे जिनके दोनों माँ बाप या सिर्फ बाप भी अगर करता है तो उसमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अभी जो हम तंबाकू नोशी कहते हैं कम हो गई है। नाउ दिस इज अगेन मिसनोमर। सिगरेट नोशी कम हो गई है। लेट मी क्लैरिफाई, ख़वातीन में दुनिया में जो एवरेज है डेवलपिंग कंट्री की वो 2% है, राइट, 1.3 to 2%, राइट। लेकिन टोबैको का इस्तेमाल 9% है। टोबैको को स्मोक करना एंड टोबैको को कंज्यूम करना, च्यू करना, इज इट डिफरेंट? It is बिकॉज certainly हम कल ही different. बात कर रहे थे, मेरी दादी पान खाया करती थी, उसके अंदर वो तंबाकू यूज़ करती जर्दा, थी। आप बता रहे थे अपने घर की कुछ ख़वातीन के बारे में उधर भी, तो उनको अगर प्रॉब्लम्स नहीं हुई तो इन ख़वातीन को स्मोकिंग से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज हम यहाँ पर बैठे हैं तो ये सबूत है ना कि दिस ये चीज़ पता होना चाहिए लोगों को। जो ख़वातीन या जो मर्द पान छालिया या जर्दा खाते हैं, गुटखा एक नई चीज़ आई है कराची में, लकीली इस पार्ट ऑफ द कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। कराची में तो हर सड़क हर गुटखा है। और क्या आप जानते हैं कि गुटखा में क्रश करके शीशा डालते हैं, ग्लास। उसकी वजह ये वो ये चाहते हैं कि जब वो क्रश ग्लास जब मिकोसा को इंजर करेगा तो तेज़ी से एब्जॉर्ब होगा और किक आएगी तो वो ज़्यादा बिकेगी। जी। Oh my God. तो ये इस वक्त दुनिया में कराची इज ए प्लेस वेयर माउथ कैंसर इज हाईएस्ट। तो ये समझना कि या निस्वार हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यहाँ बगल के नीचे। Exactly. एंड आई टोल्ड यू कि कैंसर की बुनियादी वजह क्रोनिक इरिटेशन है, इन अदर देन जेनेटिक्स एंड अदर थिंग्स। जी जी। यानी जो खुद साख्ता हमारी है, जो खुद साख्ता हमारी है, बेशक मेरी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ना हो, लेकिन खुद साख्ता हमारी है कि हम इरिटेट करते हैं। डिस्ट्रक्शन बाय चॉइस, जिसमें आप पैसे लगा के कहते हैं कि आओ मुझे बर्बाद करो। सिगरेट नोशी जो है ना, वो एट वन एंड देयर इज अ फायर, एट द अदर एंड देयर इज अ फूल। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है, जितनी भी ख़वातीन इस वक्त मुझे देख रही हैं, बीइंग अ ख़वातीन मुझे लगता है मैं ये लिबर्टी ले सकती हूँ। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को बर्बाद करना शुरू कर दें और कहें कि ये मेरा अपना फ़ैसला है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। आप ये देखिए कि आप अपने आप को तो बर्बाद कर ही रही हैं, आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं उनको किस तकलीफ़ के अंदर आप डालेंगे, और ख़ुद को नुकसान पहुंचाना ये तो कहीं की अक्लमंदी या आज़ादी नहीं होती है। तो अपनी आज़ादी की डेफिनेशंस जो है ना उनको ज़रा एक मरतबा फिर से रीथिंक करें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। एक हफ्ते में 3 ख़वातीन और तीनों का ताल्लुक़ रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। रावलपिंडी के इलाके लाल कुर्ती में एक खातून हिना जावेद के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उनका लर्जा खेज कत्ल जो है वो किस तरह से सामने आया, और जैसे ही वो ख़बर कोई भी पढ़ता है तो एक थोड़ी देर के लिए वो खामोश होकर बैठ जाता है कि हम क्या इंसानों के माशरे में रहते हैं या फिर एक ऐसे माशरे में जहाँ पर कोई कानून नहीं है, जहाँ पर किसी को भी कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता। और हर कुछ अरसे के बाद हमें इस तरह के जो वाक़यात हैं वो देखने को मिलते हैं। और अहम बात यह कि ये तीनों ख़वातीन जिनका कत्ल हुआ वो कोई गैर के हाथों कत्ल नहीं हुई। किसी को शौहर ने मारा, किसी को भाई ने मारा, किसी को बाप ने मारा या रिश्तेदार ने मारा। यानी कि अगर घर के अंदर भी ख़वातीन महफूज नहीं हैं तो फिर बाहर वालों का गिला हम किस तरह से कर सकते हैं। हिना की लाश जिस तरह से मिली है उनके अपने घर के वॉशरूम के अंदर से, उसकी डिटेल्स में जाते हुए भी ना तकलीफ़ महसूस होती है और लफ्ज़ जो है ना वो कम पड़ जाते हैं कि आप कैसे किसी भी इंसान के साथ, छोड़ दीजिए वो खातून है या नहीं है, आप किसी भी इंसान के साथ ऐसा कैसे बिल्कुल आई थिंक के बाप बेटे भाई शौहर यूजुअली हम सोसाइटी में इन कैरेक्टर्स को पेश करते हैं कि हम प्रोटेक्टर्स हैं, और यूजुअली हम सोसाइटी में कहते हैं कि हम आपका ख्याल रखेंगे और होने वाले डैमेज से आपको बचाएंगे। एक हिना जिसको वॉशरूम में हाथ बांध के
लटकाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बाद में बताया कि गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी, पसलियों और कूल्हे पे भी ज़ख्म के निशानात मौजूद थे और हाथ बांध के गर्दन से लटका दिया गया था उनको फिर उनके शावर से। और दूसरी हिना कि जिनको खुला लेने पे जब अल्लाह ने ऑप्शन दिया है कि ना बन पाए अगर बात, तो अच्छे मोड़ पे पहुंचा के कहानी छोड़ दें, आप चले जाएं वहाँ से, आप अपने रास्ते अलग कर लें, अपने ही बाप ने उनको कत्ल कर दिया। इसके अलावा एक टिकटॉकर कि जिनको उनके घर वालों ने कत्ल किया। ये 3 ख़वातीन कि जिनकी डिटेल्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन दिल में इतना है नहीं काबू या इमोशन पे हमें कि हम बता सकें और हम अपने इमोशंस पे भी काबू रख पाएँ कि ये जुल्म कब तक आखिर चलेगा। 18 महीने की बच्ची का एक ज़्यादती का केस हमारे सामने आया था और वो 18 महीने की बच्ची थी और ये ख़वातीन शादीशुदा भी थीं और वो खुला ले रही हैं अगर, तो ये रास्ता उनको अल्लाह ताला ने दिया। फैसला, अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करने के ऊपर उनको ये सज़ा दी गई है कि आप हमारे बच्ची से लेके हमारे ताबे आप क्यों नहीं रहती हैं, सबसे अहम सवाल ये है। लेकिन ये जुल्म कब तक होता रहेगा, इस पर क्या किया जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए बतौर मुआशरा, इसके ऊपर ज़रा हम बात कर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद पर्सन नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन नौरीन बानो लहरी साहिबा, उनसे बात करते हैं इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया नौरीन साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं बीइंग अ खातून आपके तासुरात जानना चाहूँगी। पहली मर्तबा तो नहीं है, कभी कभी लगता है कि शायद हम भी नम हो चुके हैं, हमें भी शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं एक मर्तबा दिल करता है कि पूछ ही लिया जाए कि भाई आपको हम लोगों के साथ मसाइल क्या हैं ख़वातीन के साथ। सबसे पहले तो मैं नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की जानिब से, अपने बोर्ड मेंबर्स की जानिब से, अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की जानिब से और जितने भी हमारे हम ख्याल दोस्त हैं उन सब की तरफ से इस तरह के वाक़यात के शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हूँ। और आप वाली बात है कि कभी कभी हमें अपना आप भी एक गिल्ट में हम चले जाते हैं कि इतनी एफ़र्ट्स करने के बाद कानून साजी, पुलिस, जुडिशरी, ये सारे मौक़े हमारे हाथ में, हमारे फैसिलिटीज़ मौजूद होने के बावजूद इन केसेस के अंदर बतदरीज इजाफा देखने में मिला है। देखिए हिना के केस में तो ये है कि कल ही उनकी जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और मैं इस पर दोबारा ये कहूँगी कि हमने इसकी मजम्मत की है, लेकिन इसके ऊपर मज़ीद कुछ हक़ाइक़ आने बाकी हैं। तो इस पर अगर कबल अज़ वक्त हम कोई स्टेटमेंट देंगे तो वो शायद उस तरह से बात हम ना कर पाएँ उस पर। अभी मज़ीद शवाहिद और चीज़ें उस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या है? वो ये है कि इट्स डोमेस्टिक वायलेंस। 9-10 महीने की उसकी शादी के बाद शौहर ने और उसके घर के मुलाजमों ने और शायद उनके ससुर ने मिलकर उनको मारा है। मकसद ये नहीं है कि केस क्या है, आप उनकी 10 महीने में तो सिर्फ शादी को। जी आप रुझान देखें ना, कि मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगी कि तशद्दुद होता क्यों सोसाइटी के अंदर, खासकर मैं डोमेस्टिक वायलेंस को। बिल्कुल। देखिए एक ज़माना था लोग कहते थे कि ये शायद एक परसेप्शन था कि तशद्दुद वो लोग करते हैं जिनके पास एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है। आप ज़ाहिर जाफ़र का केस देख लें, जी आप ये प्रोफेसर साहब हैं ना, इनके हस्बैंड, आप हिना के हस्बैंड की हिस्ट्री उठा लें कि वो ठीक ठाक लेक्चर्स दे रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्पेशली वो ये हरासमेंट और इस चीज़ के ऊपर ख़वातीन पे तशद्दुद के ऊपर बात कर रहा है। जी जितने हालिया केसेस हैं उसमें आप देखेंगे कि वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अभी रिसेंट कुछ 4-5 साल के आप केसेस उठा लें, रेयरली आपको मिलेगा कि वो कोई ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो लिटरेट नहीं थे या एजुकेटेड नहीं थे। एक तो ये इसको जोड़ना कि ये सिर्फ जहालत है इसकी वजह, या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ है, अवेयरनेस नहीं थी, सब कुछ होने के बावजूद वेल एजुकेटेड लोगों के घरों में इस तरह के वायलेंस हो रहा है। अच्छा नौरीन साहिबा, रियासत की भी तो एक हद होती है, रियासत एक पॉइंट के बाद आपके घर के मामलात में तो इंटरफेयर नहीं करेगी कि वहाँ के लिए भी क़वानीन बना दे, ठीक है। उस सूरत में फिर रियासत आपको अपाहिज महसूस नहीं होती इस तरह के मामलात के अंदर कि आखिर कैसे तरबियत की जाए, स्पेशली जो हमारे मर्द हजरात हैं उनकी, इसके ऊपर ज़रा कुछ कमेंट कीजिएगा। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की, जब हमने ये कह दिया ना कि घरेलू मामला है, इसकी सबसे बुनियादी जिसको इस जुल्म को जस्टिफिकेशन फराम करने के लिए जो लफ्ज़ ग्राउंड फराम करती है, फाउंडेशन फराम करती है, वो ये लफ्ज़ ही है कि ये तो मेरा ज़ाती मामला है, ये हमारा घरेलू मामला है। कोई भी ऐसा एक्ट, ऐसा अमल हमारे मज़हब में भी है कि जिससे आपके देखिए आपकी ज़बान से, आपके कलम से, आपके अमल से किसी भी दूसरे इंसान को, मुसलमान भी नहीं कहते, किसी भी दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है तो आप ना मुसलमान की कैटेगरी में या ना मोमिन की कैटेगरी में, ठीक। इसी तरह से आपका कोई ऐसा अमल जिसका खमियाजा सामने वाला बंदा भुगते,
तो इसका मतलब वो आपका पर्सनल एक्ट नहीं रहा। पर्सनल एक्ट आप उसको कहें जिससे ऐसा कोई कॉल फेल अमल जिसके नफ़ा और नुकसान सिर्फ आपकी ज़ात तक महदूद है, आप उसे पर्सनल शायद कह खातीन सकते अपने हैं। आप को महफूज कैसे समझें अगर सामने बाप और भाई है जो आपको कत्ल कर रहा है, या शौहर है जो आपको कत्ल कर रहा है, या रिश्तेदार हैं जो आपको कत्ल कर रहे हैं, जो कि आपके मुहाफिज होते हैं, जो प्रोटेक्शन जो अपने के आप को मुहाफिज प्रोटेक्टर समझे कह रहे जाते हैं। होते हैं, या जिनको अल्लाह ताला ने मुहाफिज बनाया है। कैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके आप जो है ना आपके भाई या बाप होते हैं, सब कुछ अच्छा, लेकिन इस तरह के मामला देखकर समटाइम्स आप सोचते हैं वी डोंट नो कि कल को क्या हो। तो कैसे फिर लेवल खत्म हो गया कैसे आप फिर relations ना ये कॉन्फिडेंस महसूस करें कि हाँ हमारे बाप और भाई जो है ना वो हमारे प्रोटेक्टर हैं। देखिए ये एक माइंड सेट है जिसके ऊपर सवाल हम नहीं उठाते। हमें लगता है कुछ बिल्स बना के, पुलिस को 2-4 बातें सुना That के, is अदलिया exactly my को point. क्रिटिसाइज करके Yes. या उसमें ही कोई बेहतरी ला के सिस्टम चेंज करेंगे, नहीं होगा। जो तशद्दुद है ये एक आपके अंदर पनपने वाला एक ऐसा सोशल एनिमल है जिसको आपने सोशल तरीके से डील करना है। ये एक सोशल फैब्रिक है, एक सोशल फिनोमेना है। होता क्या है कि हम पेरेंट्स बनते हैं बायोलॉजिकल। गुड पेरेंटिंग पे कभी बात हुई है, कभी आपने सुना है कि पेरेंट्स को भी कोई फोरम दिया गया है जहाँ पे उनको अच्छे माँ बाप कैसे बनना है, सोसाइटी में बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, इस पे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको नज़र आते नहीं आएंगे। फिर हम देखते हैं बच्चे छोटी उम्र के बाद स्कूल चले जाते हैं। एक ज़माना था कि तालीम के साथ तरबियत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि हमारे असातिज़ा हमारे रोल मॉडल थे। उनके जो गुड प्रैक्टिसेस थी, जो उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर्स थे, वो बच्चे आके कॉपी भी करते थे, घर में डिस्कस भी करते थे। एक वक्त अब आया गया कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में चले गए। मॉडर्न एजुकेशन को हमने इंट्रोड्यूस करा लिया। एआई का दौर है। मेरे ख्याल से उसको हमें एजुकेशन नहीं कहना चाहिए, उसको हमें बिजनेस कहना चाहिए। जो चीज़ रह गई है, ऑल बिजनेस, इट जो इज नॉट चीज़ रह गई है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, वो ये तरबियत वाला एलिमेंट था। आप यकीन करें जिस दिन हमने तशद्दुद जैसे वाक़यात, उसकी समझ-बूझ, उसके मालूमात, इसके असरात, इसके होने के वजूहात पर स्कूल्स के अंदर तरबियत देना शुरू कर दिया, उसको पार्ट ऑफ एजुकेशन बनाया, बच्चे की ग्रोथ, उसके मेंटल हेल्थ को सिंपली मैं कहूँगी जब उसको एजुकेशन सेक्टर का हिस्सा बना दिया, तरीके से वही जो है से ना उसका हज़ार हल निकल बातों रहा की है। एक बात कही है जो कि मैंने यूजुअली, मैं इस वजह से खामोशी से इस तरह के सेगमेंट्स में बैठ के बैक सीट लेता हूँ, बिकॉज ख़वातीन का मसला है और इनका ओपिनियन आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, हमारे कानों तक ये बात पहुँचनी ज़रूरी है। जब तक हम शुरू से बिल्कुल बेसिक स्टेज से ये चीज़ बच्चों की खसलत का हिस्सा नहीं बना देंगे ना कि यार वायलेंस बच्चे हर चीज़ का आंसर नहीं है। जस्ट बिकॉज अल्लाह ने आपको मस्कुलर और हड्डियों में ज़्यादा तवानाई और स्ट्रेंथ दे दी, ये मतलब नहीं आप किसी कमज़ोर पे हमलावर हो जाएं जस्ट बिकॉज आपको गुस्सा आ रहा है या आप उनकी किसी बात से उस वक्त आप ज़्यादा नामर्द होते हैं जब आप मजबूत होकर किसी कमज़ोर के ऊपर हाथ उठा रहे होते हैं। तो जब तक हम ये चीज़ बच्चों में इंस्टिल नहीं करेंगे, बड़ों से फिर हम कुछ ऐसी तवक्को नहीं कर सकते कि जिनकी तरबियत बचपने में ठीक ना हुई हो। अपने आप को बेहतर अडल्ट बनाएं, बच्चों की बेहतर तरबियत करें, उनको उनके मूड, मिजाज, जिस्मानी ताकत पे काबू रखने की, कंट्रोल करने की और ठीक फैसला, अच्छा फैसला लेने की और अमन वाला फैसला लेने की स्ट्रेंथ दें और आइडियाज़ भी दें। इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। थैंक यू, आप आए हमारे पास और इतने अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक पे डिलिबरेट किया। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में वायलेंस कम हो एंड लेट्स वर्क टूवर्ड्स इट। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, वो कुछ अशार जहन में आ जाते हैं कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। लेकिन आजकल की बिजी ज़िंदगी के अंदर ऐसा लगता है कि ये जो है ना पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली एक दौड़ बन चुकी है। सुबह उठते साथ ही हमें टेंशन होती है, ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस पहुंचते साथ ही मुझे अपनी डेडलाइन पूरी करनी है, फिर मीटिंग में भागना है, फिर मुझे मैसेजेस का रिप्लाई करना है, ईमेल्स का रिप्लाई करना है। तो तेज़ 1.5x के ऊपर हम कह सकते हैं हमारी ज़िंदगी जो है ना वो चल रही होती है। इससे ज़्यादा चल रही है, 1.5x आपकी 2x पे चल रही होगी, 2x पे चल रही होती है। और कुछ लोगों के पास बीवी बच्चों के लिए, फैमिली में बच्चों के पास अपने माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम बचता ही नहीं। आखिर 24 घंटे इतने कम कैसे हो गए? फील लाइक के 6 घंटे का दिन हो गया। आई डोंट नो, पुराना जो आदम था, पुराने जो बंदे थे, उनके पास भी 24 घंटे होते थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन उनके पास बहुत वक्त होता था। वो अपने बच्चों के साथ भी उनकी तरबियत भी करते थे, उनके साथ वक्त भी गुजारते थे, बीवी को बाहर भी लेकर जाते थे। आज भी बीवी को बाहर लेके जाते हैं, लेकिन हाथ में फ़ोन भी
होता है। हाथ में फ़ोन भी होता है और आपके पास उनसे कम्युनिकेट करने का आप टाइम निकाल के नहीं टाइम दे पा रहे होते। ये बिजनेस एपिडेमिक जो है ना, ये आखिर कहाँ से सरायत कर चुका है हमारी ज़िंदगी के अंदर, हम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से, बल्कि मैं इसको कहूँगी कि अचीवमेंट एपिडेमिक है कि अगर हम कुछ अचीव नहीं करेंगे ना तो शायद हम ज़िंदगी में बहुत पीछे रह चुके हैं। इसको एक दीनी पर्सपेक्टिव से भी देखें कि ज़रूर। क्या पता कि आपको मुफलिसी के डर से डरा के एक ऐसी एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहा है वो जिसको आप दोस्त कहना पसंद करेंगे आज के ज़माने में, बिकॉज वी शुडंट जज नो वन, राइट? तो क्या पता कि हम अपने वक्त का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे इस चक्कर में कि शायद कुछ हायर कॉलिंग है कि जो अचीव कर लें और हमारा वक्त सारा ज़ाया होता चला जा रहा है। इतना मसरूफ़ इंसान को रहना नहीं चाहिए, या क्या ये रहना गलत है? इस बारे में आज हम करेंगे डिस्कस और हमारे साथ मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, कासिम साहब मौजूद हैं, हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आयशा और मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, सबसे पहले तो आपके पास भी बिल्कुल वक्त नहीं होता या कुछ वक्त निकालते हैं अपने आप के लिए? अच्छा, मैं आप सबको, सुनने वालों को जो स्क्रीन देख रहे हैं उनको बताता चलूं कि पिछले 5 साल से मेरा वो सब्जेक्ट जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट में, सिविल सर्विसेज को, इदारों में जाके, जुडिशरी को, वो टॉपिक जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस है। और दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस पे हजारों किताबें आई हैं। दुनिया में ये एक नई डिबेट है जो पिछली 1 दहाई से एक्टिव हो गई है। पूरी दुनिया, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के से पहले के जमाने में दुनिया का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर था, पूरी दुनिया का बेहतर था। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे इंडस्ट्री आई और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और उसके बाद आईटी आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आया और अब एआई के दौर में आप आ गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो हिट हुआ है या डैमेज हुआ है वो इंसानों का वर्क लाइफ बैलेंस हुआ। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि हमारा काम एक हिस्सा जिंदगी का और जिंदगी का दूसरा हिस्सा घर है, और उस दूसरे हिस्से का भी एक हिस्सा हमारी अपनी ज़ात है। आप और आसान कीजिए, हम जब वर्क लाइफ बैलेंस पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं 8+8 रूल, 8+8+8 रूल, 8 जमा 8 जमा 8 का असूल, जो कि 24 बनता है। 24 घंटों को 3 हिस्सों पे तकसीम करना बहुत ज़रूरी है। और ये 8 जमा 8 जमा 8 का मतलब है कि एक हिस्सा काम को दीजिए जिससे कमाना है, जिससे शनाख्त है, जिससे किचन चल रहा है, बिल दे रहे हैं। एक हिस्सा आपकी फैमिली का है, वो उनका हक है जो आपसे जुड़े हुए हैं। आपका असल सरमाया आपके बैंक में नहीं पड़ा, आपका असल सरमाया आपकी वो विरासत नहीं है जो छोड़ के जाएंगे तरका। आपका असल सरमाया आपकी औलाद है, आपके रिश्ते हैं, वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने बनाए और वो रिश्ते जिनको आपने खुद बनाया। और एक हिस्सा 8 जो आखिरी बच गया वो आपकी अपनी ज़ात, आराम, रीडिंग, इबादत, सुकून के लिए। आज के इंसान के साथ ये हुआ कि ये वर्क लाइफ बैलेंस जो दुनिया प्रीच करने लगी, और कभी दुनिया का ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ हम गए हैं। ये वर्क लाइफ बैलेंस जो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसके ख़राब होने की 2 बड़ी वजूहात हैं जो रिसर्च बताती है। एक बहुत बड़ी वजह मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। ये मादियत परस्ती ने छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, 2 कमरों के मकान से एक पूरे बड़े कनाल का घर, थोड़े बैंक बैलेंस से बड़ा बैंक बैलेंस, एक सीट से अगली सीट तक तरक्की करके जाना, राइट पोस्टिंग लेना, ग्रो करना, बहुत सी चीजें बनाना, ये एक रैट रेस दे दी है। और इस रैट रेस के नतीजे में कोई भी ये देखने को तैयार नहीं है कि जो कुछ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, क्या मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल शाह साहब, भी आपके अल्फाज में एक बात झलक रही है कि कहा करते थे लालच जो है वो बुरी बला है, तो लालच बुरी बला का ये पर्सपेक्टिव कभी हमने एक्सप्लोर करने का नहीं सोचा। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, कुछ लोग जैसे अब हम लोग हैं, हमारी लाइफ में हमारा काम एक्सटेंड्स बियॉन्ड आवर ऑफिस आवर्स, यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, हम घर जाके भी अपने काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी है, वो हमारे परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है, चीज़ें पढ़ने के लिए, चीज़ें जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन में इजाफे के लिए ज़रूरी है। अपना टाइम एक इस तरह का बिजी बंदा कि जो बिजी होने से छुड़वा नहीं सकता जान अपनी, उसे काम से जान छुड़वानी पड़ेगी अगर वो बिजी होने से जान छुड़वाना चाहता है, तो किस तरह डिवाइड करे, लाइफ को कैसे अप्रोच करे? हमने अपने दिल की बात की है, शिकायत तो नहीं लगाई।
बहुत ही कमाल का सवाल है मुजम्मिल। देखें, जब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो गई है, और इसमें कोई शक नहीं, इसमें आप लोग भी, मैं भी शामिल हूँ, कि हम लोगों की जिंदगी में अप टू डेट रहना, पढ़ना, काम करना, राब्ता, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ जिंदगी गुजर रही है, हम रुक नहीं सकते। इसका सबसे बेहतरीन हल है कि आप अपनी जिंदगी की जो टॉप की प्रायोरिटीज है, जो मोटी मोटी चीजें हैं, जो हमने कभी फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि किसी ने एक बड़े से शीशे के जार के पास बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, कंकर रखे हुए थे और रेत रखी हुई थी, और उसने कहा कि अगर मैं इस जार को रेत से भरूं तो रेत सारी फिल कर देगी जार को, बड़ा पत्थर और कंकर नहीं आ पाएंगे, और अगर मैं कंकरों से फिल करूं तो फिर भी बड़ा पत्थर नहीं आ पाएगा, हाँ रेत थोड़ी सी सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर सबसे पहले मैं बड़े पत्थर डालूं इस जार में, और उसके बाद कंकर डालूं और थोड़ा सा हिलाऊं, और उसके बाद रेत डालूं, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगी। जिंदगी में ये बड़े पत्थर जिंदगी की वो अहम चीजें हैं जिन पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और इनकी बेस पे इनको सेक्रीफाइस करके कभी भी पैसा नहीं कमाना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज आपकी अपनी सेहत है, दूसरी चीज आपकी फैमिली है, तीसरी चीज आज के जमाने में, आपका मैं प्रोग्राम सुन रहा था अभी, जहनी सेहत, इस पे कभी कंप्रोमाइज ना करें, अपने सुकून पे, अपने इत्मीनान पे, अपनी कामनेस पे, माइंडफुल होने पे कभी कंप्रोमाइज ना करें। और चौथी सबसे अहम चीज आपका मशगला है, आपकी हॉबी है, क्योंकि आज मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि जहनी तौर पे सेहतमंद रहने का सबसे बेहतरीन तरीका वो काम है जो आपको टाइम एंड स्पेस से बाहर कर दे, और उससे पैसे भी ना आ रहे हो। मशगले से पैसे नहीं आते, गुड लक होती है। गालिब फरमाते हैं दुनिया के खुशबख्त इंसान वो हैं जिनका जरिया मुआश और शौक एक है, लेकिन ऐसी खुशबख्ती कम होती है। मेरी गुजारिश है कि अपनी जिंदगी की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को पहले तो किसी पेपर पे लिखें, लिखने के बाद अनाउंस करें, दुनिया को बताएं। यानी ये प्रायोरिटीज आपको दफ्तर को भी बतानी है, कोलीग्स को भी बतानी है। मिसाल दूंगा कि मैंने वाजे कर लिया रात का खाना मैंने घर में ही खाना है। अब होता है कि दावतें आती हैं, फंक्शंस होते हैं, इशाइया आते हैं, डिनर्स आते हैं, मैं माजरत कर लेता हूँ कि देखिए मेरा ये वक्त, ये सबसे ज्यादा हक है मेरे फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे बच्चों का। सुबह में मेरे शाह साहब, दोनों ये जो पेरेंट्स आपके साथ टैग लगा दिया जाता है ना कि दिस पर्सन इज डिफिकल्ट टू वर्क विद, या ये डिफिकल्ट हो चुका है, तो इन चीज़ों को भी हमें जहन में रखना पड़ता है। आपने गालिब की बात की, अल्लामा कहते हैं कि दियार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। ये जो हमने दुकान बना दिया है हर चीज़ को कि प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, हर वक्त प्रोडक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप थोड़ी देर के लिए भी फारिग बैठेंगे ना तो आप शेम किया जाता है उस शख्स को कि भाई कोई काम भी कर लिया करो। तो इस तरह से नॉर्मलाइज जो हमने इन चीज़ों को कर दिया है, और फिर रैट रेस की आप बात कर रहे थे, हमें हमारे घर की तरफ से जो एक चीज़ मिलती है कि उस रैट रेस को भी काबिल फ़ख्र समझा जाता है कि जो उस रैट रेस में भाग रहा है ना, हाँ देखो वो कितनी मेहनत करता है या वो कितनी मेहनत करती है, उसी के नक्शे कदम पर चलना बड़ा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से फिर इंसान कैसे अपनी जान छुड़ाए? हो सकता है कभी ये भी सोचना चाहिए कि शायद इंसानी जहन या इंसान की बॉडी इन सब चीज़ों के लिए, इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए बनी ही नहीं थी। एक गोरे का एक बड़ा शानदार सा एक 3 वर्ड्स हैं कि फर्स्ट इज दी लर्न, सेकंड इज दी अर्न, थर्ड इज दी रिटर्न। तो आपने ये भी देखना है कि इस वेले की, इस वक्त की नमाज कौन सी है। वेले की नमाज होती है, पंजाबी में कहते हैं वेले की टक्कर होती है। तो आपने अपनी उस वक्त की प्रायोरिटी को देखना है, पहली चीज। दूसरी गुजारिश ये, इस इक्वेशन को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करें। इक्वेशन एक सी रहने का मतलब है आप स्टैग्नेंट हो चुके हैं, आप रिबोट बन चुके हैं, आप एक मशीन बन चुके हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी में, प्लीज ये बड़ा अहम जुमला बोलने लगूं, अगर आपकी प्रोडक्टिविटी में सिर्फ पैसा है और सिर्फ पैसा है और सिर्फ पैसा है, आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। क्योंकि आखिरकार जिंदगी के इख्तिताम में जब आपकी आंख खुलेगी और घर के डाइनिंग पे आप टेबल पे एक चाय की प्याली लिए अकेले बैठे होंगे, या किसी ओल्ड एज होम में आपके बच्चे छोड़ आएंगे, या आपके बच्चे दूर पार किसी दुनिया के मुल्क में होंगे और सिर्फ आपको पैसे भेजेंगे। मैं आयशा मुजम्मिल आपको बताऊं, मैंने मलेशिया के ओल्ड एज होम्स में जाके देखा है, बच्चे जाते वक्त बाप को जमा करवा के चेक दे जाते हैं कि इसके जनाजे के पैसे ये हैं, हमें ना बुलाइएगा, दफन कर दीजिएगा। तो आपको आखिर में पता लगे इक्वेशन गलत है,
आसिफ अली वासिफ साहब का जुमला कोट करूंगा, वो फरमाते हैं गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को होती है। इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं है कि आपको पता लगे जिंदगी क्या है, जिंदगी खत्म हो चुकी हो। मेहरबानी आपकी अगर वाहिद फिक्र फिक्र मुआश है तो आपको फिक्र करनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है, आपको ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्तसर वक्त में आपने बहुत ज़बरदस्त इनपुट दिया है सिचुएशन के ऊपर। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। मकसद सिर्फ ये है इस तरह के सेगमेंट्स करने का कि भाई भाग तो सारे ही रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए रुक कर फैसला कीजिए क्या ये भागना आपके हक में बेहतर है या नहीं। क्या सिर्फ पैसे कमाना ही ज़िंदगी के अंदर आपकी वाहिद प्रायोरिटी है? क्या इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं? इसके ऊपर बैठकर आपको सोचना चाहिए। आयशा, हवास कायम रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और मुझे लगता है कि आसान ख़ता हो जाना और आपका अपने आप से बाहर निकल जाना और आपका तारुफ आपकी ज़ात से टूट जाना, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दुनिया के अंदर और ओवर इंडल्जेंस दुनिया के अंदर आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो प्ले करती है। ओवर इंडल्जेंस के लिए अब कर रही है ना दुनिया एक मरतबा। पहले हम ख़राब करते हैं चीज़ों को, ये हज़रत आदम जो है ना उनकी ये फितरत में शामिल है कि पहले हम चीज़ को ख़राब करते हैं, फिर हमें एहसास होता है ओहो हमने तो बहुत ख़राबी कर लिया, अब इसको हम ठीक करें। तो फ्रांस की गवर्नमेंट जो है ना उसकी तरफ से ये किया गया कि हाई स्कूल्स के अंदर तलबा के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है फ्रॉम सितंबर। और हुकूमत ये कह रही है, ये उनके सदर हैं इमानुअल मैक्रों, उन्होंने कहा है कि मोबाइल फ़ोन पाबंदी से मुतालिक कानून नाफिज करने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद नए तालीमी साल के आगाज़ से हाई स्कूल्स के अंदर बच्चे मोबाइल फ़ोन्स नहीं ला सकेंगे। और हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद तलबा को स्क्रीन से ज़्यादा इस्तेमाल से हटाना है और फिर रियल वर्ल्ड की तरफ लेके आना है और इनकी तालीमी और जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाना है। ताहम स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी यूनियन ने ख़बरदार किया है कि पाबंदी पर फौरी अमल दरामद थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि मुतादिद स्कूलों के अंदर तैयारी के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिला। अब मुनासिब वक्त की अगर बात की जाए और फ़ोन्स की बात की जाए तो आई थिंक जब बढ़ जाएंगे ना ये इस बात से आगे कि फ़ोन्स को हटा लेंगे बच्चों से और आगे इनको रियलाइज़ होगा कि टाइम भी बहुत सारा था, क्योंकि ओवर इंडल्जेंस हमारे डिवाइसेस में भी हमारी होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, पे आते हैं तो सेगमेंट्स और भी लाइंड अप है। स्टे ट्यून्ड। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं मनी मैटर्स में। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है और वो अच्छी खबर ये है कि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उनकी तरफ से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को बेहतर किया गया है। एक दर्जे CAA1 से B3 कर दी गई है और मूडीज़ ये कहते हैं उनके मुताबिक गवर्नेंस में बेहतरी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम, मकामी कर्ज लेने की लागत में कमी और ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक की बात की जाए तो उसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से रेटिंग को बेहतर किया गया है। व्हाट अबाउट द माइक्रो इकोनॉमी? माइक्रो इकोनॉमी हमारी शैम्बल्स में है। मैं आपको बताता चलूँ कि माइक्रो इकोनॉमी के अंदर हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और वो रिफॉर्म्स भी आ जाएंगे टाइम के साथ। अगर पाकिस्तान अपनी इंसेप्शन से लेकर अभी तक फ्यूचर में आगे बढ़ा है तो इतना ज़्यादा पेसिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। दो ऑप्टिमिस्टिक रहना कभी कभार चैलेंजिंग ज़रूर हो जाता है ऐसे हालात में। ख़ास बात यह है कि तकरीबन 12 माह में पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो 2 दर्जे बेहतर हुई है। 12 मंथ्स में 2 दर्जे बेहतर हुई है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AKD सिक्योरिटी लिमिट सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट मोहम्मद अली। उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं मार्केट के हालात और ये न्यूज़ पाकिस्तान के लिए और एक आम आदमी के लिए क्या मैसेज है जो लेके आती है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जो ये आलमी रेटिंग है ये अभी भी स्पेकुलेटिव में आती है, B3 भी स्पेकुलेटिव कंसिडर किया जाता है, बट बताया जा रहा है कि कुछ कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है हमें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। आम आदमी के लिए इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, आम आदमी के लिए इतना आम आदमी के लिए तो वही होगा ना, पेट्रोल और खाने पीने की अशिया। लेकिन फॉर द कॉमन मैन बेनिफिट ऐसा ही होता है कि स्टेबल प्राइसेस होंगी और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और फॉरेन ट्रांजैक्शन होंगी, ऐसे टारगेटेड रिलीफ मूडी को कोई लेना देना नहीं है आम आदमी के लिए। लेकिन सिस्टम में इनएफिशिएंसीज कम होंगी जब इन्वेस्टमेंट आएगी और एक्सपेंसिव जो हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट्स हैं वो कम होंगी और मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी और वल्नरेबल हाउस होल्ड इतने वल्नरेबल नहीं होंगे पिछले जॉब्स से हट के। मोहम्मद इकोनॉमिक नंबर्स वगैरह से हट के मुझे लगता है आप डार्क ह्यूमर पसंद करते हैं, बिकॉज जहाँ पे आप हंसे हैं ना, सवाल मैंने पूछा ही इसलिए था कि कुछ सच निकल के आए सामने। मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस न्यूज़ के बाद? हमारी रेटिंग 12 माह में सच तो वही है ना, एक रेटिंग एजेंसी जो दुनिया में मानी जाती है वो आपको पिछले 3 साल से अपग्रेड कर रही है और हम वही पेसिमिस्टिक सवालात के जवाब ढूंढ रहे हैं।
तो आम आदमी के लिए आपने पूछा, आम आदमी के लिए तो इस मूडी की रेटिंग में डायरेक्टली कोई इम्पैक्टफुल नहीं है, बिजली और फूड की अशिया। इन्वेस्टमेंट से ही फायदा होगा कि पाकिस्तान का एक्सेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन जो बॉन्ड्स है, पाकिस्तान अपने टर्म्स बेहतर कर सकेगा, खर्चे कम कर सकेगा, क्योंकि हाई इंटरेस्ट कॉस्ट जो होती है लोनों की, वो हमें काफी हर्ट करती थी, हमारे बजट का 50% हिस्सा ले जाती थी। तो 35% से 40% हम अज्यूम कर रहे हैं कि ले जाएगी। और ये 2-3 जब पाकिस्तान पांडा बॉन्ड चाइना में भी रेज करना चाह रहा है, और रिसेंटली एक नया यूरो बॉन्ड पिछले 2 महीने पहले ही रेज किया और कम कॉस्ट पे रेज किया, तो वहां से फायदा है पाकिस्तान की एक्सटर्नल साइड को। राइट, तो फौरी तौर पर हम क्या इसके असरात जो है ना अली देख सकते हैं, स्पेशली वो गवर्नेंस की बात की। ऑल्दो मुझे याद है हमारे वज़ीर दाखिला गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, लेकिन मूडीज़ कह रहा है कि गवर्नेंस बहुत अच्छी होगी है। फौरी तौर पर हम किस तरफ देखें, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर हमें पाकिस्तान के लिए बेहतरी नज़र आएगी इस रेटिंग के बाद ख़ास तौर पर, या ज़्यादा इतनी उम्मीद ना रखें? देखिए, मूडीज ने काफी सारी चीजों की तारीफ की। एक तो हमारी गवर्नेंस की स्पेशली बहुत सारी हाईलाइट किया कि एक्सटर्नल फिस्कल पोजीशन बेहतर हुई है, एफएक्स रिजर्व बेहतर हुआ है और फिस्कल परफॉर्मेंस बेहतर रही है, फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हुई है। और गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी मूडीज ने, बल्कि एसएनपी ने कहा था, और फ्यूचर में हम देख रहे हैं पाकिस्तान की वैसे सेकंड हाईएस्ट रेटिंग लेवल है। लास्ट टाइम इतनी हाई रेटिंग 2006 में गई थी, इससे हाई रेटिंग। तो आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग गुड और हर चीज इंप्रूवमेंट पे। पिछले 3 साल में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3 गुना हुए हैं पाकिस्तान के, तो मूडीज ने इसको भी हाईलाइट किया। और अच्छा, डेट अफोर्डेबिलिटी की रेटिंग्स तारीफ की। को और बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान क्या ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो मैक्रो लेवल पे ले सकता है? मैक्रो लेवल पे आई थिंक इसी ट्रेजेक्टरी पे रहना चाहिए हमें। और आई थिंक वही एनर्जी कॉस्ट कम करनी चाहिए हमें, स्टेबलाइजेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ को टारगेट करना चाहिए। अब बड़ी 7 से 8% जीडीपी ग्रोथ पे हम जो कोशिश करते हैं जाने की, दैट बैकफायर्स। और टैक्स बेस्ड जो गवर्नमेंट चाह रही है, वही जो गवर्नमेंट का करंट स्टेप ट्रेजेक्टरी वही सही है। एनर्जी सेक्टर एफिशिएंसी का बेहतर करना, टैक्स बेस बढ़ाना, गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ और सोशल प्रोटेक्शन बेहतर करना, ये सारी चीजें आईएमएफ भी कहती है और गवर्नमेंट भी उसी ट्रैक पे। एफडीआई इवेंचुअली इन्हीं चीजों से अट्रैक्ट होती है। तो मूडीज ने भी इसी को पॉइंट आउट किया है कि जो नैरो एक्सपोर्ट बेस है, लो एफडीआई है, ये बेहतर आगे जाके होंगी अगर हम इसी ट्रेजेक्टरी पर रहें। पाकिस्तान का इंटरनेशनली जो इस वक्त रोल है जो पाकिस्तान प्ले कर रहा है, उसने कितना किरदार अदा किया है? स्पेशली अगर हम ये मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग के अंदर देखें, ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएटर का किरदार अदा करना और कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रेंट्स के अंदर रखने की कोशिश करना। बिल्कुल, मूडीज ने डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट नहीं किया। एसएनपी ने जो 3 महीने पहले एसएनपी ने बी पे अपग्रेड किया था, उसने पॉइंट आउट किया था कि पाकिस्तान ने जो चैनल मेंटेन किया वाशिंगटन तेहरान के दरमियान डायलॉग के लिए हेल्प की। इस्लामाबाद एक बार वेन्यू भी बना हमारा, तो उसने काफी हेल्प किया। तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और सीज फायर पिछले 60 दिन का जो कंटिन्यू रहा, वो भी बड़ी अचीवमेंट थी पाकिस्तान की। तो मूडीज ने पॉइंट आउट नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट में, लेकिन एसएनपी ने जरूर किया था। तो ये मीनिंगफुल रोल था पाकिस्तान का। अच्छा, कौन सी कंट्री के इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं मूडीज़ की क्रेडिट रेटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़? बिल्कुल ऐसे, असल में आपको समझना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग थोड़ी सी लेट आती है, लैगिंग इंडिकेटर। तो ये सारी बातें तो पता ही थी, इसीलिए स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान का सॉवरेन क्रेडिट रिस्क रेटिंग, क्रेडिट रिस्क का जो इंडिकेटर था वो भी नीचे। तो काफी लेट आते हैं मूडीज और एसएनपी, वो ऐसी बात बताते हैं जो ऑलरेडी पता थी। तो बिल्कुल फायदेमंद होगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान पांडा बॉन्ड की तरफ भी जा रहा है। कौन सी कंट्री के इन्वेस्टर्स ज्यादा इस तरफ देख रहे होते हैं, ये मैं पूछना चाह रही हूँ? वेस्ट से ज्यादा देख रहे होते हैं, चाइना से ज्यादा देख रहे होते हैं? कंट्री नहीं होती, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं, बैंक्स होती हैं। बायलैटरल अगर आप देख रहे हैं वो तो अलग पे होते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं इनको, नॉट द कंट्रीज एंड द गवर्नमेंट्स एंड सॉवरेन्स एज अ होल। थोड़ा सा अपने बिजनेस की तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास इस वक्त कौन सा ऐसा पार्ट है पाकिस्तान के बिजनेस का कि जो सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है? एंड सेकेंडली मार्केट के बारे में भी बताते जाइएगा, फिर हमने सेगमेंट क्लोज करने की तरफ बढ़ना है कि आज मार्केट का क्या ट्रेंड है एंड व्हाट वुड बी द गुड पोर्टफोलियोज टू इन्वेस्ट इन। अच्छा, एफडीआई नॉर्मली टेलीकॉम और पावर में आती है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में भी आती है। पावर सेक्टर में ज़्यादा आती है क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा रिन्यूएबल के पावर प्लांट लग रहे होते हैं, विंड और सोलर के पावर प्लांट।
कि इलेक्ट्रिक भी लगा रही है, वो टेलीकम्युनिकेशन में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। तो ये मेजर एफडीआई के रूट्स होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारी हुकूमत चाह रही है कि नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में भी एफडीआई आए। अच्छा, अभी तो फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो होल्डिंग और तकरीबन फर्टिलाइजर्स और बैंक्स ही चल रहा है, और वही ब्लू चिप में रहना चाहिए। ऑयल की सेक्टर के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव खबरें, तो हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और OMCs, इनके रिजल्ट्स भी ऐसी हफ्ते 3-4 कंपनियों के, तो उनमें रहना चाहिए। और ऑब्वियसली ब्लू चिप फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट्स, इनमें जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव हैं अभी। थैंक यू मोहम्मद अली, थैंक यू आपने सो हमें मच। join किया। अली हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम AKD। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर ली, और इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, और टाइम ज़ाया के बगैर सीधा डाइव करेंगे मज़ेदार न्यूज़ में। और वो मज़ेदार न्यूज़ क्या है कि कुछ लोग जो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए भी एक नया रास्ता होता है वो बना लेते हैं और नई राहें खोलते हैं। आज आपकी मुलाकात ऐसे ही एक ज़बरदस्त गेस्ट से करवाने लगे हैं। ये मेहमान हमारे लिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ातून हैं, और ख़ातून पहली टेक्सटाइल इंजीनियर लिया की हैं ये। और इसके साथ ही इनका पोर्टफोलियो और बड़ा भी है, क्योंकि पंजाब की मिट्टी है जी, तो दिल किस तरह से ना हरा बाग बाग हो, और जी आयन वाला जो है वो सेंट इनमें से किस तरह ना है। प्लांट्स की फोटोग्राफी के अंदर इन्होंने रिसेंटली एक अवार्ड भी जीता है, और प्लांट्स की फोटोग्राफी के साथ इन्होंने ग्रीन एक्टिविज्म के अंदर भी खूब काम किया है, कि जिसके अंदर इन्होंने शजरकारी पे, इन्होंने छोटे ट्री जो के हैं उनके प्रोजेक्ट्स पे, जो हम लोग दरख्त लगाते हैं जी, क्लाइमेट कॉम्बैट कर रहे हैं हम, उसके अलावा यूथ डेवलपमेंट के अंदर, और फिर इसके साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर और नेटवर्किंग के अंदर मुख्तलिफ शोबों में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। आपको नहीं लगता हमारी लड़कियां आगे निकलती जा रही हैं आयशा रेस आपको में? शक है बीबी? मुझे शक तो नहीं है, लेकिन यार बॉयज प्लीज थोड़ा सा जरा जोर पकड़ो, ये रोज हमें खवातीन की न्यूज देनी पड़ रही है यहाँ अच्छा, आपने पंजाब की जो बात की ना, पंजाब के लोग वैसे भी कहा जाता है लार्जर देन लाइफ होते हैं, तो Yes. एक चीज़ के ऊपर इक्तफा नहीं करते, कनात नहीं करते। वो कहते हैं कि एक ज़िंदगी है तो इसके अंदर मैं वो सब करूँगा या सब करूँगी जिसका मुझे शौक है। तो मायरा जो है उन्हीं में से एक हैं, उनसे आपकी क्या मुलाकात बात है? कर। मायरा शेख कुरैशी ने हमें कर लिया है ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बेहतरीन, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो ये बताइए सफ़र कैसा रहा, लिया की पहली खातून टेक्सटाइल इंजीनियर बनने का, और इस प्रोफेशन का इंतखाब क्यों किया? असल में सफ़र कह सकते हैं मुश्किल भी था, चैलेंजेस से भरा हुआ भी था, एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी था। और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का इंतखाब क्यों किया? असल में मैं बचपन से ही अपने नेम के साथ इंजीनियर लगाना चाहती थी। सो बचपन में तो आइडिया नहीं था कि कौन से इंजीनियर बनना है, लेकिन FSC में आके फिर अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट, अपनी कुछ हॉबीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है वो मोस्ट सूटेबल प्रोफेशन है मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंड मेरी हॉबीज़ के अकॉर्डिंगली। सो फिर इसके अकॉर्डिंगली मैंने जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया। अच्छा, ये FSC प्री इंजीनियरिंग यानी कि आपने की थी मायरा, तो सिस्टर हमने भी FSC प्री इंजीनियरिंग की थी। अच्छा, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो आर्ट्स की बंदी हूँ, मैं इंजीनियरिंग में क्या कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो फोटोग्राफी का शौक़ और उसके साथ साथ इतना कुछ आप करती हैं, चैरिटी के लिए काम करी हैं, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए काम करी हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही हैं, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और आपने कैसे सोचा कि मुझे इन सब चीज़ों के अंदर भी जाना है? कि करके ज़रा सब कुछ बता दीजिए, क्या क्या कर रही हैं आप? ओके, सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगी, और साथ ही मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी, आई एम नॉट अ फोटोग्राफर, और जो है ये अवार्ड, ये चीज़ें इससे भी ज़्यादा बढ़कर हैं। और अवार्ड जो है वो यूथ एक्सीलेंस अवार्ड है जो रिसेंटली मुझे मिला है, एंड बिफोर दैट जो भी अवार्ड्स हैं एंड ऑल द वर्क वो जस्ट फोटोग्राफी तक महदूद नहीं है। असल में जो वर्किंग है, जो जर्नी है, वो रिलेटेड टू यूथ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड 21 सेंचुरी स्किल्स, और साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग, यूथ को एम्पावर करना, वुमेन एम्पावरमेंट, एंड इन सब के साथ इंजीनियरिंग को इनोवेशन से रिलेट करना। सो इन सब चीज़ों से रिलेट करता है, एंड ये एक मेरी जर्नी है फ्रॉम एजुकेशन टूवर्ड्स इनोवेशन, और देन इसी तरह से मूव करना। अच्छा, अगर मायरा हम बात करें सब्ज़े की, अगर हम बात करें दरख्तों की, फूलों की, शजरकारी की,
तो इन चीज़ों को देखने के लिए और इनको अप्रिशिएट और एडमायर करने के लिए एक निगाह चाहिए होती है। अब फोटोग्राफर अगर आप ऑन द साइड हैं भी, अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करती भी हैं, आपको क्या लगता है कि ये शौक़ आपके अंदर था या काम करने के दौरान आपने कोई तस्वीर खींची, आपको लगा हाँ यार मज़े का काम है, चलो इसको भी मैं ऑन द साइड में इसको चला लेती हूँ? हाउ डिड यू बिकम वन? आप किस तरह से इस चीज़ की तरफ आए, फोटोग्राफी की तरफ? इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगेन जो फोटोग्राफी है वो मेजर चीज नहीं है। मेजर ये है कि हम इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं या हम एनवायरनमेंट में क्या पे बैक कर रहे हैं। सो जैसा कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग फील्ड भी क्लाइमेट से रिलेट करती है, इनोवेशन से रिलेट करती है, यूथ डेवलपमेंट से रिलेट करती है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेट करती है। अगर हम कुछ अचीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें अपने एनवायरनमेंट को भी पे बैक करना चाहिए, करके हो सकता है, उसकी केयर करके हो सकता है। और अगर हम ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको प्रमोट करने के लिए डेफिनेटली हमें हाईलाइट्स की जरूरत होती है। सो उनको जो है उनकी पिक्चर्स बनाने की जरूरत होती है एंड देन वी एक्चुअली शेयर विद अदर्स के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बताइएगा क्या काम किया है, कौन से इनिशिएटिव्स अभी तक लिए गए हैं आपकी तरफ से? वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल या फिर इंटरनेशनल जिनमें मैं वर्क कर रही हूँ, उनमें हम वुमेन को जो है वो प्रॉपर एक पार्ट बनाते हैं। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट किया, जैसे रिसेंटली हमारा एक जी कैप शेकर्स फेलोशिप के नेम से प्रोजेक्ट था, बेसिकली वो यूएनडीपी की तरफ से प्रोजेक्ट था और उसमें जो है वुमेन का हमने कोशिश की कि हम मोर देन 50% वुमेन को इंक्लूड करें। और जो एट द एंड स्क्रीनिंग थी तो उसमें इसी तरह से था कि अराउंड 70% हमारे साथ वुमेन थी। सिमिलरली एक और प्रोजेक्ट है जो कि इवन मेरा अपना स्टार्टअप है एमजे इकोस्पिन इनोवेशन के नेम से। सो उसमें भी हमारी जो कोर टीम है सो वो मैक्सिमम वुमेन है एंड हम वुमेन को एम्पावर करते हैं फॉर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और उनको गाइड करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि उनका रोल सोसाइटी में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि है वो काफ़ी सारी पोल्यूशन भी पैदा करती है, ब्लीचिंग के प्रोसेस के अंदर, डाइंग के प्रोसेस के अंदर, और फिर इनमें काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो बाद में कपड़े को टॉक्सिक बना लेते हैं कि जिसकी वजह से मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स और बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। इस तरफ इस फ्रंट पे काम करने का कोई जुस्तजू है? आपके प्रोजेक्ट्स में कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप डेवलप करेंगी? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और आजकल इन्हीं चीज़ों पे काम हो रहा है। तो मेरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 4 ईयर का एक्सपीरियंस है और ड्यूरिंग दैट एक्सपीरियंस हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हम इस पर काम करें। और जो मेरी लेटेस्ट डेवलपमेंट थी उसमें यही था कि हमने 73% एमिशंस को कंट्रोल और उन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो सबसे मेजर चीज होती है, जिसमें हम वाटर को कम से कम यूज कर रहे होते हैं, केमिकल्स को कम से कम यूज कर रहे होते हैं। और आजकल तो ZTHC लेवल 3 के केमिकल्स को प्रमोट किया जा रहा है ताकि कैंसर काजिंग जो केमिकल्स हैं या जो भी डिफरेंट केमिकल्स हैं जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम काज कर रहे हैं या जो ह्यूमन के लिए और एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक है उनको रिमूव किया जा सके और उनके रिप्लेसमेंट में ZTHC लेवल 3 के केमिकल्स को लेके आया जा सके ताकि मैक्सिमम जो भी केमिकल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। थैंक यू फॉर दैट। ये अवेयरनेस होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई एम रेड कि ये हमें अंडरस्टैंडिंग आपके फ्रंट पर नज़र आ रही है। मायरा, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आई होप और भी कई अवार्ड्स जो है ना वो आपके नाम रहें और आप इसी तरह से ख़वातीन के लिए काम करते रहें, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए करते रहें, एजुकेशन एट द सेम टाइम। ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है इसके ऊपर भी आपका काम इसी तरह से जारी व सारी रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ कि इंसान जितनी मर्जी बड़ी चीज़ बना ले, मदर नेचर से बड़ा कोई नहीं हो सकता जी। इटली में तेज़ रफ्तार आंधी से एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे जो कि मतलब हज़ारों टन्स के होते हैं एट ए टाइम, तो वो खिलौनों की तरह हवा में उड़ने लगे और ये लैंडिंग की कोशिश करने वाले एक तैयारा जो है वो इसमें शदीद डैमेज भी हुआ है इसकी ज़द में आके। और फिर अगर आप देखें कि एक तरफ आपका इंजीनियरिंग का मार्वल है और दूसरी तरफ आपका मदर नेचर का जोर है, तो इसमें जो जीत रहा है ना वो मदर नेचर जीत रही है। अच्छा, पता है जब मैंने ये फुटेज देखी ना मुझे वाकई में ऐसा लगा कि शायद ये बच्चों के खेलने वाले या फिर किसी ने ऐसी बनाए हुए हैं थोड़े से प्रोटोटाइप्स वगैरह, लेकिन ये एक्चुअल के प्लेन्स हैं। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही थी, बारिश एक तरह से तूफान आप कह लीजिए, लेकिन तूफान के अंदर ऐसे खिलौनों की तरह, कागज की तरह उड़ते हुए प्लेन्स हैं। इनका इतना ज्यादा वजन
नहीं होता जिस तरह मैंने कहा। होता तो है ना। इनका काफ़ी सारा वजन होता है, बट इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से सिंगल और डबल सीटेड पायलट्स के लिए जो छोटे प्लेन्स यूज़ होते हैं, बट स्टिल हैवी नॉनदलेस, और हवा ने उठा के उनको कर दिया उल्टा सीधा। तो जी इसी के साथ हमें बढ़ना है अब अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ। हमारे पास यहाँ पे भी न्यूज़ और है और हमारे पास सामने भी न्यूज़ और है, और शदीद दिल भी कर रहा है और न्यूज़ देने का, लेकिन वक्त हो चुका है ख़त्म। के साथ आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।